डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाभियोग का सामना कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया इस्तीफा। कैशकांड से जुड़ा है जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम। महाभियोग के तहत जांच समिति कर रही है जांच। सबरीमाला केस से जुड़े बड़े संवैधानिक मुद्दों पर सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा, मंदिरों में भेदभाव से हिंदू धर्म को नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने कहा, राज्य को अधिकार है कि वह मंदिरों को सभी के लिए खोल सके। हेट स्पीच सजा मामले में अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सजा रद्द के फैसले पर रोक नहीं। यूपी सरकार ने दी थी राहत को चुनौती। तेलंगाना हाईकोर्ट ने असम पुलिस की एफआईआर पर पवन खेड़ा को 1 सप्ताह की दी ट्रांजिट अग्रिम जमानत। खेड़ा ने लगाया था असम की सीएम की पत्नी पर 3 विदेशी पासपोर्ट रखने का आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अपने लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको भारतीय स्टैंप अधिनियम से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। इसी विषय पर तमाम पहलुओं की जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। तो दर्शकों, अगर आपका इस मसले पर कोई सवाल है तो आप फोन करके हमसे राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120612797। हमारा दूसरा फोन नंबर है 01206127938। वापस चलेंगे हमारे आज के विशेष अधिवक्ता परमानंद पांडे जी के पास। और परमानंद पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय स्टैंप अधिनियम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। देखिए शालिनी जी, ये 1899 का एक्ट है जी। यानी आप सोचिए कि लगभग 126-27 साल पूरे हो चुके हैं इस एक्ट को बने। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है कि जो राजस्व की प्राप्ति कर सकते हैं इसके कारण स्टैंप लगा करके, जैसे हम जमीन खरीदते हैं या कोई एग्रीमेंट कराते हैं या किसी से कोई चीज लीज पर लेते हैं, तो हम वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान जो फीस देनी पड़ती है उसको हम स्टैंप एक्ट कहते हैं। इस एक्ट में यह है कि मान लीजिए हमने कोई जमीन खरीदी 1 बीघे 2 बीघे 5 एकड़ 25 एकड़ की, तो जो वहां का सर्किल रेट हुआ है उस सर्किल रेट के अनुसार हम उस पर रजिस्ट्रेशन की स्टैंप ड्यूटी देंगे। ये स्टैंप ड्यूटी क्यों ली जाती है? स्टैंप ड्यूटी इसलिए ली जाती है जिससे कि सरकार के राजस्व में वृद्धि हो सके। तो एक तो ये इसका उद्देश्य है। दूसरा ये उद्देश्य है कि अगर हमने कोई चीज रजिस्ट्रेशन पर कराया है और उस पर ड्यूटी दिया है, स्टैंप ड्यूटी दिया है, तो वह कहीं भी मान्य नहीं करता है, वो लीगलिटी उसकी नहीं, वो वैध हो जाएगा। नहीं तो अगर मान लीजिए हमने कोई चीज किया है और उस पर स्टैंप ड्यूटी नहीं दिया है, सादे कागज पर कोई चीज लिख के दे दिया गया है, तो कोर्ट में उसकी मान्यता नहीं रहती और बाहर भी उसकी मान्यता नहीं होती। तो इसलिए जरूरी है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन जब ही कराएंगे तभी आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। इसी नाते ये इस एक्ट का नाम है जो कि आपको हमको ये सबको सुविधा देता है कि आप लीगलिटी प्राप्त कर सकें और राजस्व में आप देश के राजस्व को बढ़ा सकें। ये खास उद्देश्य इसका है। और 1899 में जब ये एक्ट लागू किया गया था तब तो ये उद्देश्य था कि जमीन का आदान प्रदान भी खास तौर पर आय का साधन होता था और दूसरे साधन नहीं होते थे। आजकल तो बहुत सारे साधन हो गए, इंडस्ट्री सेटअप हो गई, इंडस्ट्री पर पैसा लगने लगा, जीएसटी आ गई, तमाम सारी चीजें।
लेकिन उस जमाने में केवल आपका जो रजिस्ट्रेशन का रेवेन्यू स्टैंप लगाया जाता था उसी से आमदनी होती थी। तो एक मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि रेवेन्यू जनरेट किया जाए, किसके लिए? राज्य के लिए। और दूसरा यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो उसको पूरी तरह से वैध बना दें, जो एविडेंस के काम में आ सके, जो बाद में कहीं साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। यही इसका उद्देश्य है। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्टैंप ड्यूटी क्या है और ये किन दस्तावेजों पर लगती है। देखिए, स्टैंप ड्यूटी क्या है? मेन चीज तो ये है कि स्टैंप ड्यूटी, जैसे कि मैंने बताया ना, कि ये ऐसी ड्यूटी है जिसके कारण जो है आपके डॉक्यूमेंट्स की वैधता साबित हो जाती है। किन पर लगाई जा सकती है? जैसे जमीन की खरीद फरोख्त पर, खरीदने पर आपको लगाई जा सकती है। जैसे आप रेंट एग्रीमेंट कोई कराते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए कोई मकान लिया है या किसी ने मुझसे मकान लिया है, तो उसमें स्थिति में आ गया 20,000, 25,000, 10,000, 15,000 रुपए लिया है, तो आप उसका एक एग्रीमेंट बनाते हैं। उस एग्रीमेंट पर आप जाकर के सिग्नेचर कराते हैं, रजिस्ट्रार के यहाँ देते हैं, तो उस पर आपको इसे देना पड़ता है। ये मान लीजिए मॉर्गेज कोई प्रॉपर्टी हो रही है, जैसे हम बंधक कोई संपत्ति लेके जा रहे हैं, तो मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी पर हमको इस चीज का लगाना पड़ता है कि हम कितना आपको दे रहे हैं, रेवेन्यू किस पर लगाने हैं, किस पर नहीं लगा रहे हैं, ये चीज खास तौर पर ध्यान दे रहा है। लीज कोई प्रॉपर्टी ली जाती है, जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी आजकल क्या होती है, 99 साल की लीज, 21 साल की लीज या 100 साल की लीज, ये आप लीज पर प्रॉपर्टी लेते हैं, तो लीज की प्रॉपर्टी पर जो ली जाती है उस पर ये 5 करोड़ कीमत है, 10 करोड़ कीमत है। नोएडा में कोई संपत्ति ले रहे हैं, वो लीज पर ली गई है, तो उस लीज की प्रॉपर्टी पर आपको स्टैंप ड्यूटी लगानी पड़ती है। स्टैंप ड्यूटी से ही आपका ये पुख्ता प्रमाण हो जाता है कि आपको ये लीज पर संपत्ति मिली हुई है और इस लीज का उपयोग कर सकते हैं जिन जिन चीज कार्यों के लिए आपने इसको लीज पर लिया है। तो इन सारी चीजों पर, लीज पर, आपको रेंट एग्रीमेंट पर या कोई और भी एग्रीमेंट हुआ है उस पर, और जमीन जायदाद के हस्तांतरण पर, इन सारी चीजों पर आपको स्टैंप ड्यूटी लगानी पड़ती है। जी, इसी पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्टैंप ड्यूटी की दरें कैसे तय की जाती हैं। देखिए, स्टैंप ड्यूटी की खास तौर पर इस चीज का तो ये एक ऐसा मामला है कि सामान्य तौर पर 2 तरह के इस पर ध्यान दिया जाए। सरकार ही तय करती है इस चीज को। सामान्य तौर पर ये सेंट्रल एक्ट है, केंद्रीय सरकार का विधान है, लेकिन राज्यों में इसको छूट मिली होती है कि वो उसको प्रयोग कर सकते हैं, किस ढंग से आप ड्यूटी लगाते हैं। तो राज्य सरकार इस चीज को तय करती है कि कहाँ पर आपको ड्यूटी लगाना है। और राज्य सरकार के अलावा इसमें एक चीज और भी ध्यान में रखी जाती है कि आप मान लीजिए कोई चीज दे रहे हैं, तो एड वैलोरम जिसको कहते हैं, कि मान लीजिए वहाँ के मूल्यानुसार जो चीज देखी जाती है, वहाँ का जो सर्किल रेट होता है, सर्किल रेट, मान लीजिए जमीन जो दी गई है, आप मार्केट से खरीद रहे हैं 5 लाख रुपए, लेकिन सर्किल रेट वहां पर उसको इस चीज को तय कर देता है कि 2 लाख रुपए में आपको ये जमीन, इससे ज्यादा नहीं। तो जमीन के जो रेट होता है, सर्किल रेट होता है, उसके अनुसार आपको स्टैंप ड्यूटी लगानी पड़ती है, उसी के अनुसार ये तय किया जाता है। देखिए, राज्यों में कई तरह की छूट होती है, जैसे कई राज्यों में अगर आप जमीन लिखवाना चाहें या जमीन किसी तो पुरुषों को ज्यादा देनी पड़ती है, महिलाओं को कम देनी पड़ती है। इस कारण जैसे दिल्ली में आपको महिला होने के नाते किसी को छूट मिलती है कि उसको थोड़ी रियायत दी है, और ये एक अच्छा नियम भी है, क्योंकि एक प्रोत्साहित करने की बात होती है जमीन का खरीद फरोख्त। आमतौर पर ये पहले गाँव में होता था कि आमतौर पर जो पुरुष लोग होते थे वही लिखवाते थे, वही पढ़ाते थे, वही पाता था। अब ये किया गया कि सरकार की तरफ से एक प्रोत्साहन दे दिया गया है कि आप अगर लेंगे तो स्टैंप ड्यूटी में आपको छूट मिलेगी, बशर्ते आप इसको किसी महिला के नाम पर, घर की महिला के नाम पर लिखवाएंगे। तो वहां पर ये चीज हर जगह नहीं है, कुछ राज्य सरकारों ने इस ढंग का प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है। खासतौर पर ये दिल्ली में प्रोत्साहन है कि अगर आप कोई संपत्ति खरीदते हैं या मकान खरीदते हैं या कोई चीज खरीदते हैं,
तो आपको महिला के नाम पर लेने के लिए वहां पर छूट मिल जाती है। तो वो क्या करते हैं लोग कि आपको 10% मान लीजिए देना पड़ता है, तो महिला को 6% या 5.5% ही देना पड़ता है। तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है जिसकी बचत हो जाती है एक जन का। तो खास तौर पर इसमें दो चीजें सरकार उसमें तय करती है, और दूसरी चीज ये होती है कि ये मूल्य अनुसार कितना मूल्य है, सर्किल रेट क्या है, उस सर्किल रेट के अनुसार इस पर स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है। जी, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय स्टैंप अधिनियम के बारे में, जिस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के विशेष कानूनी अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से दस्तावेज स्टैंप ड्यूटी से मुक्त हैं। शालिनी जी, कुछ चीजें ऐसा आपने ठीक बात उठाई है कि बहुत सारी चीजों को लोग है कि हर दस्तावेज पर आपको स्टैंप देना पड़ता है। नहीं, बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जिन पर आपको स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती। जैसे आप न्यायालय से कोई 2000 पेज का 1500 पेज का अगर मान लीजिए जजमेंट आया है, कई बार तो जजमेंट यहाँ पर 1000-1200 पेज का 1500 पेज के, जैसे अयोध्या वाला जजमेंट देखिए वो आपको 1400-1500 पेज का। तो कई ऐसे जजमेंट होते हैं जिन पर कि आपको मतलब कई ऐसे नहीं, सारे जजमेंट ऐसे होते हैं जिन पर कि आपको एक पैसा भी स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। या सरकार के बीच कोई केस हुई, जैसे सड़क बनाई जा रही है और सरकार कोई चीज आपसे ले रही है, तो उस पर गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि वो सरकारी कामकाज है, वहां पर स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। जैसे जजमेंट पर स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर कि आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप पर्सनल कर देंगे इस चीज को, कोई संपत्ति आप खरीद रहे हैं, किसी एक्स से वाई खरीद रहा है, वाई से जेड खरीद रहे हैं, तो इनको वाई को भी देना पड़ेगा और जेड को भी देना पड़ेगा। वह पैसा जो है जाता है राजस्व विभाग में, वो सरकार के राजस्व विभाग में जाता है पैसा, जहां से उसका काम किया जाता है, जहां से और सारी चीजें पैसे जनरेट किए जाते हैं। तो ये चीज को ध्यान में रखना होता है कि हमको वहां पर जो सरकारी कामकाज होता है उसमें नहीं देना पड़ता है, और एक चीज और है जिसमें कि हमको इस चीज को नहीं देना पड़ता है कि न्यायालयों से जो जजमेंट प्राप्त होते हैं, जो फैसले लिखे जाते हैं, जो फैसलों की कॉपी ली जाती है, उसमें हमको नहीं लगाना पड़ता है। ये 2-3 चीजें ऐसी थी जो स्टैंप ड्यूटी से मुक्त। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्टैंप ड्यूटी का भुगतान कैसे किया जाता है। हाँ, ये सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी का ऐसा है कि सामान्य तौर पर लोग पूछते हैं कि स्टैंप ड्यूटी हम लगाएं तो कैसे दें। देखिए, स्टैंप ड्यूटी के लिए पहले तो तहसीलों में आजकल के नहीं, जगह जगह पर जहाँ पर स्टैंप की जरूरत है, स्टैंप वेंडर बैठते थे, उनको एक लाइसेंस मिला होता था कि आप जाइए, स्टैंप वेंडर है, आप स्टैंप बेचिए। तो फिजिकल फॉर्म में वो स्टैंप 100 रुपए, 200 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 1000 रुपए, 50,000 रुपए तक के स्टैंप को खरीद के वो आपको दे देते। अभी क्या हो गया है कि स्टैंप वेंडर का काम काफी हद तक खत्म हो चुका है, अभी बहुत जगह पर, लेकिन बहुत हद तक खत्म हो चुका है। तो एक फिजिकल फॉर्म में जो आपको भौतिक रूप से जो फिजिकल फॉर्म में आपको लेना पड़ता था, वो आप ना लेकर के आजकल आप ई स्टैंपिंग करा सकते हैं। अपने घर पर बैठे ही उस अकाउंट में पैसा जमा करिए, और पैसा जमा करने के बाद वो आप कागज आपके घर में ही निकाल लीजिए कि 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए की स्टैंप ई स्टैंपिंग हो जाती है, जिसको आप करा सकते हैं। और दूसरी चीज, इसमें एक तीसरा प्रावधान ये मान के चल जाते हैं कि पहले फ्रैंकिंग मशीन मिलती थी, आजकल तो पता नहीं है, हम तो देखते हैं केवल आजकल ई स्टैंपिंग ही कोर्ट में चलता है। तो फ्रैंकिंग मशीन मिलती थी कि आपने कुछ दिया और जैसे वो स्टेपलर होता वैसे दबा करके और दे देते थे कि आपको 50 रुपए का स्टैंप मिल गया, 100 रुपए का स्टैंप मिल गया। क्योंकि अभी थोड़ा धांधली कम हो गई, वरना आपने नाम सुना होगा, एक तेलगी स्कैम चला। तेलगी स्कैम में एक व्यक्ति ने, अब्दुल करीम तेलगी ने, महाराष्ट्र में 25,000 करोड़ रुपए का जो जाली पर्ची स्टैंप बना करके बेचना शुरू कर दिया। अब क्या ये स्थिति है कि अब आपको पर्ची स्टैंप से बचने के लिए आप ई स्टैंपिंग कराइए, वहां पर जाइए, और स्टैंप वेंडर के पास से आप लेंगे तो स्टैंप वेंडर भी आप ज्यादा सतर्क हो चुके हैं, वो आपको नकली पर्ची स्टैंप
तो स्टैंप के लिए खरीदने का, क्रय करने का यही तीन तरीका है कि मशीन, बैंकिंग मशीन से करवा लीजिए। ई स्टैंपिंग ज्यादातर प्रचलित हो गई है आजकल, क्योंकि आप उसमें कोई किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं हो सकती है। और तीसरा यह है कि फिजिकल फॉर्म में लीजिए, लेकिन फिजिकल फॉर्म में आजकल लोग कम ही लेते हैं। ये तीन तरीके हैं। जी, परमानंद पांडे जी, इसी पर हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि स्टैंप ड्यूटी न देने पर क्या दंड है। देखिए, आपको मैंने बताया ना कि स्टैंप ड्यूटी क्यों हो। स्टैंप ड्यूटी आपके कागजात को पूरी तरह से पुष्ट कर देता है, लीगल बना देता है। जी, अगर मान लीजिए हमने कोई मकान लिया है या जमीन ले लिया है या कुछ भी ले लिया है, और उस जमीन को अगर हमने स्टैंप ड्यूटी नहीं दिया है, तो उस जमीन के कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं रह जाएगी। हम उसको साक्षात आप ये समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट को साक्ष्य के लिए हम कहीं पेश नहीं कर सकते। साक्ष्य के लिए जब पेश नहीं कर सकते हैं तो उसका कोई कीमत नहीं होगी। तो इसीलिए हमारे लिए लीगलिटी ठीक से हो, वो हमारे लिए डॉक्यूमेंट इसका एक साक्ष्य, एक प्रमाण के रूप में हो, इसलिए हमारे लिए वो आवश्यक है कि हम उसको नहीं करें। अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होगा कि हमारे लिए उसका कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। इसी महत्ता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप जाकर के स्टैंप ड्यूटी दें, और स्टैंप ड्यूटी के बाद आप जाएं और रजिस्ट्रार के सामने पेश हो। रजिस्ट्रार गवाह देकर, एक दो गवाह रखेंगे, दो गवाह सामान्य तौर पर दो गवाह होते हैं। उन गवाहों के सामने कि हमने ये देखा है, इन्होंने इस जमीन को खरीदा है या इस चीज को दिया है, या कहीं इन्होंने किराए पर मकान लिया है या लीज पर लिया है, वहां पर वो आपको प्रमाण देगा और उसी प्रमाण को आप पेश कर सकते हैं, जिसको आप कहीं भी ले जाकर दे सकते हैं। वह आपका पुख्ता प्रमाण होगा, वो आपका डॉक्यूमेंट होगा, पूरी तरह से लीगल होगा, अन्यथा वो लीगलिटी नहीं है। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्टैंप अधिनियम के तहत कौन से अधिकारी स्टैंप ड्यूटी वसूलते हैं। देखिए, स्टैंप ड्यूटी के तहत सामान्य तौर पर तीन अधिकारी होते हैं। जो जिले का अधिकारी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो कलेक्टर होता है जी। उसके बाद सब रजिस्ट्रार होता है, और उससे तीसरे नंबर पर एक स्टैंप इंस्पेक्टर होता है। लेकिन सामान्य तौर पर क्या होता है कि अगर आप कोई संपत्ति जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो रजिस्ट्रार के सामने पेश होना पड़ता है। रजिस्ट्रार ही गवाहों का नाम देना होता है, तो रजिस्ट्रार ही मेन होता है जिसके सामने हो जाता है। अगर मान लीजिए आप रजिस्ट्रार के किसी कार्य से क्षुब्ध हैं या आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उस मसले को कलेक्टर के सामने ले जाएंगे और कलेक्टर उस चीज का पूरा निराकरण करेगा कि क्यों आपसे क्या ज्यादा लिया गया है कि नहीं लिया। सामान्य तौर पर आपको पूछता हूँ, ये खास तौर पर ये चलने की बात है, ये तो जानने की बात है। और रजिस्ट्रार जो होता है, रजिस्ट्रार के यहाँ आजकल ये मान के चलते हैं, जैसे आपने 1 लाख की ड्यूटी दिया है या देना है जी। तो 1 लाख की ड्यूटी में लगा करके आपको बता देते हैं कि 40,000 या 50,000 की ड्यूटी दी, बशर्ते आप यहाँ बेईमानी है या घूसखोरी है। घूसखोरी है कि आपने 40,000 का ड्यूटी दिया और 20,000 रुपए उसके हाथ में पकड़ा है, तो वो सब बिल बांट करके वो घूस खा करके आपको वहां पर 40,000 का ही देंगे, 20,000 ले लेंगे। लेकिन उसमें होता क्या है कि राजस्व का नुकसान हुआ, जो 1 लाख रुपए का मिलने वाला राजस्व था, उसमें 40,000 रुपए का नुकसान। मैंने एक उदाहरण दिया, ये संख्या और ये सारी चीजें घट पड़ सकती हैं। तो सामान्य तौर पर ये देखने में आता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में कई तरह की बेईमानी होती है, जिनमें से एक ये है कि उसको कमतर करके आपके पास रखा जाता है। इसमें जो खरीदने वाला होता है उसकी भी बचत होती है, और रजिस्ट्रार ऑफिस के बाप से लेकर रजिस्ट्रार तक इस चीज को कमाते हैं। तो नुकसान किसका होता है कि इसमें नुकसान होता है राजस्व का। लेकिन जब ये मामला मुकदमा चलने लगता है तो कई बार ये बात देखिए, आपने जितना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के टाइम पर आपको स्टैंप ड्यूटी देनी थी, आपने नहीं दिया। नहीं देने के कारण वो बहुत सारी स्थिति बाद में पेश की आ जाती है, बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि वह जितना उसके सर्किल रेट हो या जितना वहाँ का सरकारी रेट हो, उसके हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन फीस दे दें, रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैंप ड्यूटी लगा दें। जी,
आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्टैंप अधिनियम के तहत दस्तावेजों का पंजीकरण कैसे किया जाता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत दस्तावेजों का पंजीकरण तो किया हुआ कि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन बनवा लिया, जैसे एग्रीमेंट तैयार कर लिया। जी एग्रीमेंट तैयार करने में आपने कोई चीज हमने और XYZ किसी ने रजिस्ट्रेशन के लिए बताया कि ये इतने की संपत्ति है, काले खाते देने होता है क्या, हम यहाँ के यहाँ रहने वाले हैं, हमारी इतनी उम्र है, मेरी इतनी संपत्ति है जिसका ये मेरे पास प्रमाण है। और अगर वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं है तो वो बेच भी नहीं सकता है। तो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के लिए आपको वहां जाएंगे, फिर वो रजिस्ट्रार के सामने बेच, रजिस्ट्रार कहेगा कि आप भी एक गवाह दीजिए कि आपने संपत्ति को बेचा है, और एक आदमी को गवाह उसको पेश करना पड़ेगा जो खरीदता है। वो कहेगा कि मैं इस चीज का गवाही देता हूँ, मैं इसमें गवाह हूँ, विटनेस बनता हूँ कि ये इन्होंने संपत्ति खरीदा। तो उसमें क्या होता है कि अब आप रजिस्ट्रार के सामने ये बात जाते हैं, और रजिस्ट्रार के सामने जाते हुए ये सब चीजें देखी जाती हैं कि क्या आपने पूरा का पूरा पैसा जमा किया है या आपने कोई और तरीका अपनाया है। तो इस चीज को रजिस्ट्रार देखता है, और वहीं पर रजिस्ट्रार जो है, आपको मान लीजिए कि खास तौर पर एक वो खास अधिकारी होता है जिसका मुकदमा जो है हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो रजिस्ट्रार के खिलाफ कलेक्टर के यहाँ लोग दरखास्त देते हैं, और फिर वहां से नहीं होता है तो चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी होता है, CCRA, तो जहां पर इस चीज को ले जाते हैं, फिर वो चीफ कंट्रोलिंग जो है रेवेन्यू अथॉरिटी उस चीज पर फैसला देता है कि क्या कितना पैसा लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए। अगर किसी ने कम पैसा लगाया है तो उसकी भरपाई कैसे की जानी चाहिए, अगर नहीं पूरा पैसा लगाया है तो वह कागजात व्यर्थ माना जाएगा। इसी नाते आप पूरी तरह से तसल्ली कर लें, इस चीज पर संतोष प्राप्त कर लें, पूरा संतुष्टि कर लें कि ये पूरा का पूरा इसमें पैसा लगाया गया है, तभी उसकी वैधता है, था नहीं। जी, परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टैंप अधिनियम से तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।